हेलो बच्चों, वेलकम टू के.डी. सिंह नारायण पावर्ड बाई आकाश इंस्टीट्यूट। आप सभी का यहाँ स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। और आज जो टेस्ट हो रहा है आरसी हम लोग का टेस्ट नंबर 5, ठीक है ना, CTS टेस्ट नंबर 5, और उसका फिजिक्स का डिस्कशन होगा। टेस्ट का टॉपिक था आज रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यहाँ पर यूनिफॉर्म आइडेंटिकल डिस्क है और सभी का मास m है, रेडियस r है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ जोड़ा गया है 3 यहाँ पर डिस्क हैं। और y एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखो जो y एक्सिस है वो हमारा टेंजेंट वाली लाइन पे है ना। तो टेंजेंट पे निकालना है, डिस्क के टेंजेंट पे, और अलोंग द ये जो है अलोंग द प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होगा, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारा 5/4 mr² होता है, ठीक है ना। टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr²। इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अगर हम लोग I1 बोलें, इसको I2 बोलें, तो इसका भी वैल्यू यही निकलेगा 5/4 mr²। और जो तीसरा वाला है ये अलोंग द डायमीटर है। तीसरा वाला जो डिस्क है उसके ये जो एक्सिस है वो उसके डायमीटर के अबाउट जा रहा है, तो इसका डायमीटर के अबाउट हमको लिखना है। और ये वैल्यू होगा, डायमीटर के अबाउट होता है हमारा mr²/4, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा यहाँ पर पूछा गया है टोटल। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सबको जोड़ेंगे, यानी 5/4 mr² प्लस 5/4 mr² प्लस mr², है ना। ये सारी वैल्यू जुड़ जाएगी, mr²/4, ये सारी वैल्यू जुड़ गई। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 10 + 11, यानी कि ये 11 mr²/4 इसका राइट आंसर होगा। 11 mr²/4 यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3 इक्वल masses of 1 kilogram each are placed at the vertex of an equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके वर्टेक्स पे इक्वल मास रखने हैं 1 किलोग्राम के। यहाँ पर 1 किलोग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम, और यहाँ पर भी 1 किलोग्राम। क्वेश्चन में सेंट्रॉइड, इनके सेंट्रॉइड पे यहाँ पर एक मास है 2 किलोग्राम का, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 मीटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ये जो दूरी है क्वेश्चन में सभी जगह से, यानी सभी वर्टेक्स से दूरी √2 है, यानी डिस्टेंस सेम है। तो क्वेश्चन में बताना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2 किलोग्राम। इस 2 किलोग्राम मास पे फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फोर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा। जो फोर्स लग रहा है वो तीनों फोर्स इक्वल वैल्यू के होंगे, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पे इक्वल फोर्स लग रहे हो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो, तो नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील हैविंग मास 6 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 0.4 मीटर रोटेट एट स्पीड ऑफ 300 rpm, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होती है वो ½I⍵² होता है। अगर हम लोग I को लिखें तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखेंगे तो mk² होता है इंटू ω², है ना। तो I बराबर mk² होता है। अब वैल्यू पुट करना है केवल 1/2, m की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है, रेडियस ऑफ गायरेशन 0.4 है, स्क्वायर करेंगे तो 0.4 × 0.4,
और स्पीड ये आरपीएम दे रखा है, ये आरपीएम हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा बराबर लिखेंगे 2 पाई एफ। ये हमारा जो वैल्यू है ये एफ है, तो इसको ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई एफ करेंगे, तो 2 पाई और एफ की वैल्यू 300 आरपीएम है, तो पर सेकंड में वैल्यू लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू कट जाएगा और यहाँ से वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू यहाँ से देखो 10 और 10 का स्क्वायर 100 और पाई का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी ना। पूरा वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 440 जूल आ जाएगा। पाई की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3.14, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा हमारा वो 440 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल masses go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 2 पार्टिकल हैं, एक का मास सेम है और एक का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, सर्किल का रेडियस r है, और अगर ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अगर ये एक दूसरे के इनके ऊपर जो है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा, तो स्पीड बताना है। स्पीड तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अगर चले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, यानी जी एम स्क्वायर, और ये इन दोनों मास के बीच की दूरी 2r का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू जो हमारी आएगी, एक r से एक यहाँ पर स्क्वायर है कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा जी एम बाई 4r, और ये पूरा वैल्यू अंडर रूट में आएगा, और अगर 1 बाई ये 4 को बाहर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और आंसर जी एम बाई आर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका 1/2 अंडर रूट जी एम बाई आर, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A mass m is supported by massless string wound around a uniform cylindrical mass m, radius r, if cylinder is set free to rotate the acceleration of fall of the mass। इसका 2 तरीका है। एक तो इसमें हम लोग देखेंगे देखो ये नीचे जाएगा तो a एक्सेशन से नीचे जाएगा, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वो t लगेगा। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाएं तो ma, यहाँ पर जो इक्वेशन हमारा बनेगा ma माइनस टी बराबर m, नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा mg, इसको mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो टार्क जो होगा, यानी कि ये जो टेंशन t है, तो यहाँ पर t की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो t बराबर आ गया mg माइनस ma, ये हमारा टेंशन आ गया। अच्छा, इस ये घूमेगा तो टार्क लगेगा, टार्क का वैल्यू क्या होगा, टार्क बराबर होता है I इंटू अल्फा, और टार्क बराबर होता है R इंटू एफ। R ये हो गया, और परपेंडिकुलर ये दूरी R हो गया, ये फोर्स हो गया यानी T, R इंटू टी बराबर I इंटू अल्फा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है यानी सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है इंटू अल्फा, ठीक है ना। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा टी आया उसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देंगे, ठीक है ना। तो टी जो आया वो हाफ एम आर अल्फा यहाँ पर रख देंगे। एक्सेशन का वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो टी की जगह पर रख देंगे हाफ एम आर अल्फा बराबर एम जी माइनस एम इंटू ए, ठीक है ना। सभी जगह एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मास जो है ये दोनों का मास स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम रखेंगे, तो स्मॉल एम कैंसिल। अच्छा, ए बराबर क्या होता है आर इंटू अल्फा, तो ये जो हमारा आर अल्फा है यही ए है, तो हाफ ए बराबर हो गया जी माइनस ए इधर आ गया,
तो ये 3/2 ए बराबर हो गया जी। तो हमें क्वेश्चन में ए का वैल्यू निकालना था, ए बराबर आ जाएगा 2g/3। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन इससे सॉल्व हुआ। अगर इसको डायरेक्ट लगाना होता तो एक ट्रिक है, और इस ट्रिक से डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से लगा सकते थे। और वो ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से। इसको अगर हम लोग ट्रिक से लगाते तो एक लाइन में ये लगा सकते थे। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो जो हमारा एक्सप्रेशन आता है वो हमारा ए बराबर होता है जी 1 + I/mr², I/mr²। देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख के निकाल सकते थे। ये वैल्यू जी 1 + I की जगह पर हम लोग लिखेंगे इसका, और I का वैल्यू क्या हो जाता है, ½ mr²। तो 1/2 mr²/mr², ठीक है ना। mr² से mr² कट गया, तो ये जो वैल्यू आया वो 3/2 आया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2g/3 इसका राइट आंसर होगा। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इस फार्मूले से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस ट्रिक को आपको यूज करना है, जिस भी क्वेश्चन में ऐसा फिगर बना हो वहां पर आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following graph show the variation of acceleration due to gravity with the depth h from surface? तो डेप्थ में g का जो वैल्यू होता है g डैश बराबर होता है g 1 माइनस और d/r, डेप्थ का वैल्यू d/r। अब यहाँ पर h दिया तो इसको h लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें तो g डैश बराबर हो गया g - dg/r, ठीक। अगर इसको और सही से लिखें तो g डैश बराबर हो गया g डैश बराबर, इसको अगर हम लोग पहले माइनस में लिखें, माइनस का dg/r + g। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y बराबर mx + c से। तो y बराबर mx + c से आपको दिख रहा होगा कि जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए, स्लोप निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटरसेप्ट यानी कि ये तो नहीं बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है वो हमारा पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्ट 0 है, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरा स्लोप जो है निगेटिव है, इसका स्लोप 0 है, तो एक ही आंसर है ये वाला। और अगर इसमें पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो अगर हम लोग इसका स्लोप देखें तो इस स्लोप को हम लोग लिखेंगे माइनस का g/r, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ इसके वेलोसिटी। अर्थ का सरफेस है, ये मान लेते हैं मास m है, अर्थ का रेडियस r है। यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया और जो वेलोसिटी है इक्वल टू 3/4, वेलोसिटी बराबर 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो जो हाइट यहाँ पर पहुंचेगा, कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी से निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं। जो हाइट का वैल्यू होगा वो होगा h बराबर r/v एस्केप का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर माइनस का 1। ये डायरेक्ट फार्मूला हाइट का है, अगर आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये ट्रिक है, आप इसको याद रखना, डायरेक्ट इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। r की वैल्यू r रखेंगे, इसके वेलोसिटी ve रखेंगे, और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 3/4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये हो गया ve, है ना। और ये v का स्क्वायर और ये पूरा वैल्यू स्क्वायर में -1, ve स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 ऊपर चला जाएगा तो r/16/9 - 1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 16 - 9 हो गया हमारा 7, और 9 ऊपर चला जाएगा तो 9r/7 इसका राइट आंसर होगा। तो 9r/7 इसका सेकंड ऑप्शन होगा। आप कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी से लगा सकते हैं, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी -gmmr, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी -gmmr + h।
तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, at depth at which value of accretion due to gravity become 1/n टाइम द वैल्यू एट सरफेस। तो आपको मालूम है जो डेप्थ पे वैल्यू आती है, डेप्थ पे जो वैल्यू आती है जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पर जी जो है वो सरफेस की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में जी का जो वैल्यू है वो दिया है 1n टाइम द वैल्यू एट सरफेस, यानी जी डैश का वैल्यू जी बाई एन है। क्वेश्चन में जी 1 माइनस डी बाई आर लिखेंगे। जी से जी कैंसिल हो गया, जी से डी कैंसिल हो गया, तो डी बाई आर बराबर हमारा क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई एन, यानी कि डी बराबर आ गया आर एन माइनस 1 अपान एन। तो ये राइट इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 0.1 किलोग्राम प्लेस एट ABC इफ AB बराबर BC। क्वेश्चन में ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहां पर जब ले जाएंगे तो बताना है क्वेश्चन में इस वाले को यहां पे ले जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमको बताना वर्क डन का वैल्यू। तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो दोनों तरीके के फार्मूले से सवाल लग जाएगा। आप देखो ध्यान से, वर्क डन निकालेंगे तो एम का वैल्यू हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 0.1 है। फाइनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का जी एम बाई, और आर जो होगा देखो ध्यान से, ये 20 है, ये 20, तो पूरी वैल्यू 20√2 होगा, तो आधी वैल्यू 20/√2 होगा, ठीक है ना। 20/√2 ये डिस्टेंस आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस फाइनल यहाँ पर निकालना है, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, 2 बार लिखना है। तो माइनस जी एम बाई आर, आर की वैल्यू हो जाएगा 20/√2, है ना, और इधर से भी निकालोगे यही वैल्यू होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। माइनस इनिशियल का भी वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस इनिशियल यहाँ पे निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 0.20 करेंगे, तो 0.20, इसके कारण भी यही वैल्यू आएगी, तो रिपीट आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, तो वैल्यू आएगा 0.1, जी का वैल्यू और m का वैल्यू 0.1, g का वैल्यू g और 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और नीचे कॉमन हो जाएगा 0.20। हमारे पास जो बचेगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा √2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना। पॉइंट से ये 0.2 हट गया, ये 2 से ये 10 आ गया, तो वैल्यू जो आ गया वो g/10। √2 का वैल्यू 1.4, और 1 में 1 प्लस माइनस √2 है 1.4, तो ये बचेगा माइनस का 0.4, माइनस का 0.4, पॉइंट हटाएंगे 100 यहाँ हो जाएगा माइनस का g/25। तो राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट, माइनस का g/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते थे, हमने m फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का वैल्यू से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो होते हैं वो सैटेलाइट घूम रहे हैं। बोला गया है इसका रेडियस, पहले रेडियस इसका r था, सैटेलाइट का रेडियस r है, ठीक है ना, नहीं पहले 2r है, रेडियस 2r है, और इसका रेडियस बदल के हमको कितना करना है, इसका रेडियस 3r करना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या कितना वर्क डन करना होगा। तो 2r से इसका रेडियस क्या बदल दें, इसका रेडियस 3r कर दें, यानी हमें क्वेश्चन में रेडियस
2R से 3R करना है, तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा या वर्क डन पूछे तो यहाँ पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो होती है G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 1/R1 माइनस 1/R2। ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। वैल्यू रखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 1/2R माइनस 1/3R। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा GMM। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर बचेगा और R नीचे बचेगा, तो GM/12R इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 3 identical bar each of mass m and length L are joined together to form English alphabet H. What is the moment of inertia of the system about axis through E? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है यहाँ पे, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर और E पे निकालना है क्वेश्चन में। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस A वाले रॉड का E के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले का जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² हो गया, ठीक। अब हमको निकालना है इस वाले रॉड का, इस वाले रॉड का यहाँ पर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पहले इस वाले का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² है और यहाँ पे पूछा गया है तो ml² इसमें ऐड करेंगे, तो ml² ऐड करेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इस E के अबाउट निकालेंगे, सारी वैल्यू जोड़ देंगे। 1/12 ml² प्लस 1/3 ml² प्लस 1/12 ml² प्लस ml², इतना वैल्यू जोड़ना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, वैल्यू देखते हैं कितना आता है। 1/12 और 1/12 मिलके 2/12 यानी 1/6 ml² हो गया, 1/6 ml² प्लस 1/3 ml² प्लस ml²। ऐड करेंगे, देखो एलसीएम ले लेते हैं और 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो ये बचा ml², 2 ml² प्लस 6 ml²। ये वैल्यू 6 to 8 प्लस 1 9 ml²/6, तो आंसर आया हमारा 9 ml²/6। 3 से काट देंगे तो 3 3 जा 9 यानी 3 ml²/2, 3/2 ml² राइट आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू प्लेनेट A and B have same material density if the radius is twice that of B। तो क्वेश्चन में यहाँ पर इसके वेलोसिटी का रेशियो लिखना है। प्लेनेट A और B का मास, मटेरियल की डेंसिटी सेम है, तो इसके वेलोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डेंसिटी। डेंसिटी सेम हो गई तो इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कितना कर दिया गया, ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, यानी कि रेडियस को डबल कर रहे हैं। अगर रेडियस को डबल करेंगे, ये वैल्यू 2 करेंगे तो इसके वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें बताना है द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ इसके वेलोसिटी। तो अगर हम लोग इसके वेलोसिटी का रेशियो लिखें तो VA/BB बराबर RA/RB। रेडियस कितना है, 2 गुना 2 टाइम्स, और इसका रेडियस B का रेडियस का 2 गुना है। A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, तो B से ये कैंसिल, यानी जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन ए इंक्लाइन प्लेन। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई सॉलिड सिलेंडर, इंक्लाइन प्लेन एंगल है 30, और कोई सिलेंडर अगर यहाँ पर रोल कर रहा है यानी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो जो एक्सेशन आता है वो होता है G sin θ/1 प्लस K² R²। इससे आप एक्सेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैल्यू रखेंगे
जी साइन 30 का वैल्यू 1/2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम लोग लिखते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 3/2 2 से कट गया तो g/3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, रेडियस r एंड वेलोसिटी इक्वल टू, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। वेलोसिटी जो है वो 1/3 ऑफ इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी का 1/3 है। तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा? अगर इसके वेलोसिटी से फेंकते तो वो इनफाइनाइट आता, और अगर कोई वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम है तो बताना है क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट। तो फार्मूला फिर से वही लिखेंगे, h इक्वल टू आर अपान इसके वेलोसिटी अपान प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1। आर ऐसे रहने दो, इसके वेलोसिटी की वैल्यू v लिखेंगे, v का स्क्वायर, और v/3 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई 9 माइनस 1। ये v स्क्वायर से v कट गया, 9 ऊपर चला गया, तो आंसर आ जाएगा r/8। तो r/8 इसका राइट आंसर होगा, और ये यहाँ पर 9 लिखा है तो इसको 8 कर दो, तो r/8 इसका आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 15। ए थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड मास m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस एंड के अबाउट। ये एंड जो है डायमीटर के अबाउट है, और रिंग का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में r कैसे निकालेंगे? ये सेमी सर्कल है, तो अगर किसी वायर को सेमी सर्कल बदलेंगे तो उसका जो लेंथ आएगा वो पाई इंटू r के बराबर होता है। अगर पूरा कंप्लीट बनाते तो 2πr। तो यहाँ पर r बराबर लिख सकते हैं l अपान पाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m, और r की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे l/पाई का स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 m l स्क्वायर अपान पाई का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर अपान 2π²। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ट्रायंगुलर सीट है ABC, मास ऑफ सीट इज m, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीट अबाउट AC के अबाउट। देखो इस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ml² होता है, ठीक है ना। इसके अबाउट अगर पूछा जाता तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ml² होता, और डायगोनल के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ये वैल्यू 1/12 ml² के बराबर होता है। तो यहाँ पर ml² 1/12 ml², ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ रॉकेट इज फायर विद स्पीड √2gr नियर द अर्थ सरफेस एंड कॉस अपवर्ड इज स्पिन द इंटरस्टेलर स्पेस। तो अगर किसी बॉडी को यहाँ से फेंका जाए और इसको फेंक रहे हैं, ठीक है ना, और इसकी स्पीड यहाँ पर जो है वो v बराबर √2gr है। तो यहाँ से आप वैल्यू देख लो, यानी कि ये इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। तो v इनफाइनाइट यानी इंटरस्टेलर स्पेस में जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट होती है v² माइनस v स्केप का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूले से आ जाएगा। तो v का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √2, देखो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट हट जाएगा तो 4gr हो गया, और माइनस का इसके वेलोसिटी का वैल्यू अंडर √2gr स्क्वायर करेंगे तो √2gr बचेगा, ठीक है ना। 4gr में से √2gr गया तो ये अंडर √2gr यहाँ पर होगा। तो राइट आंसर अंडर √2gr इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड राइट आंसर होगा। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटरस्टेलर स्पीड
अगर हमको निकालनी पड़ेगी तो ये फार्मूला लगाएंगे। यानी किसी बॉडी को अगर हम लोग इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इंटरस्टेलर स्पेस में इसकी स्पीड का वैल्यू ये निकाल लेंगे। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर देखते हैं। ए कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू रोटेटिंग ए डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ डिस्क वेरीज विद नंबर ऑफ रोटेशन। तो देखो यहाँ पर डिस्क रोटेट हो रही है लेकिन कांस्टेंट पावर से, पावर का फार्मूला होता है टार्क अपॉन ओमेगा आई। देखो ना ये P बराबर होता है F डॉट V, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है ना। पावर ऐसे रहने दो, टाउ को लिख सकते हैं I इंटू अल्फा इंटू ओमेगा हो गया। I ऐसे रहने दो, अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा को लिखेंगे ओमेगा d ओमेगा बाई d थीटा इंटू ओमेगा, ठीक है। ये P हो गया। अल्फा की वैल्यू ये समझ में आ रहा है। अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, या इसी फार्मूले को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस डी थीटा को पी आई को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचा पी बाई आई इंटू डी थीटा बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू डी ओमेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया P बाई आई इंटू थीटा बराबर ओमेगा का क्यूब बाई 3, ठीक है ना। तो थीटा और ओमेगा में रिलेशन आपको दिख रहा होगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा क्यूब, ठीक है ना। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर थीटा का पावर 1/3, और थीटा क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि अगर थीटा का पावर 1/3 है तो n का पावर 1/3, तो यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट टू स्केप, यानी कि स्केप की काइनेटिक एनर्जी, और ये वैल्यू कितना होता है, हाफ m v स्केप वेलोसिटी, यानी कि हाफ m, और स्केप वेलोसिटी होती है 2gm बाई r। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला 2 अंडर रूट रहेगा, स्क्वायर करेंगे हट जाएगा तो 2gm बाई r हो गया, ठीक है ना। यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्केप एनर्जी का वैल्यू 2gm बाई r आया। अच्छा, अब क्वेश्चन में ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है हमारी हाफ m b ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर, हाफ m ऑर्बिटल स्पीड होता है अंडर रूट gm बाई r, तो अंडर रूट gm बाई r, अंडर रूट हट गया, स्क्वायर करेंगे तो, यानी ये वैल्यू हमारी आई g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। दोनों को डिवाइड करेंगे, एनर्जी का रेशियो बोला गया है, तो अगर रेशियो लेंगे तो ये gmm से gmm कट गया, r से r कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2:1 का रेशियो आएगा। आंसर इसका सेकंड होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ए इंक्लाइंड प्लेन, सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ए इंक्लाइंड प्लेन एंड इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम इज v1। तो अगर सॉलिड स्फीयर अगर रोटेट करके रोल करके नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू होता है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये रोलिंग मोशन में वेलोसिटी हम लोग ये पढ़ते हैं, इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh 1 प्लस, सॉलिड स्फीयर को हम लोग लिखेंगे 2/5, तो 2/5, तो ये वैल्यू आया अंडर रूट 2gh और 5 प्लस 2 7, तो 5 ऊपर चला गया 5/7, ठीक है ना, 5/7। अच्छा, ये v1 का वैल्यू आया है, रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 5/7, अंडर रूट 2gh को हम लोग लिख सकते हैं v2, ठीक है ना। तो v1 बराबर रूट 5/7 v2, ये आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। टाइम पीरियड का वैल्यू, ए का वैल्यू वो कितना है, 8 टाइम है टाइम पीरियड ऑफ बी के।
डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इज हाउ मैनी टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो फार्मूला तुमने पढ़ा होगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें टी ए अपान टी बी बराबर, ये हो जाएगा आर ए अपान आर बी, है ना, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का पावर, या इसको हम लोग ऐसे रहने दें, आर ए अपान आर बी का पावर निकालना है यहाँ पर, तो हम लोग इधर पावर चेंज करेंगे। ये हो गया आर ए अपान आर बी, और इधर का पावर हम लोग लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा, पावर नीचे आ जाता है। टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, टी ए का वैल्यू हो गया 8 TB और नीचे है TB, और इसका पावर क्या है 2/3। आर ए रेडियस हो गया और ये हो गया आर बी। यहाँ से देखो टीवी कट गया, 1/8 का पावर यानी 8 का पावर 2/3 बराबर आ गया हमारा आर ए, और यहाँ पर आर बी आ गया, आर बी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो 8 का 2/3 मतलब ये 1/3 2 का पावर 2 यानी 4 आर बी। तो रेडियस पूछा गया है कितने गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। तो ए का रेडियस 4 गुना हो जाएगा यहाँ पर, 4 टाइम्स ऑफ बी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 22। Diameter of flywheel is 1 meter. It has a mass of 20 kilogram. It is rotating about axis with a speed of 120 rotation in 1 minute. ये जो रोटेशन पर मिनट है ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा अगर इसको हम लोग लिखें तो ओमेगा बराबर ये वाली वैल्यू ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 120/60। ये हमारा क्या आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर I इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ फ्लाई व्हील यानी डिस्क हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हाफ m की वैल्यू हम लोग रखेंगे 20, रेडियस की वैल्यू, ये डायमीटर है 1 मीटर, तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा 2 पाई इंटू 120/60। ये पूरा वैल्यू आएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 60 2 जा 120 और ये वाला वैल्यू 10 हो गया। सॉल्व करेंगे वैल्यू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 पाई, ठीक है ना। 0.5 से 10 हट गया और 4 इंटू 5 20 हो गया, पॉइंट से 2 हट गया, यानी ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 पाई। 20 पाई ये आ गया हमारे पास वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं भाई ये वैल्यू क्या आ रहा है। 10 से देखो ये पॉइंट हट गया, और 5 4 जा 20 इंटू 0.5 इंटू पाई, ये वैल्यू आया, ठीक है ना। तो पॉइंट से ये हो गया 10 पाई, यानी कि हमारे पास वैल्यू 10 पाई आया। पाई का वैल्यू 3.14 होगा, तो 10 इंटू 3.14 बराबर हो गया 31.4। 31.4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। If the earth was to suddenly contract to 1/n of present radius without any change in its mass, ये बात देखो ध्यान से, मास नहीं चेंज करना, रेडियस केवल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी, तो आपने पढ़ा है अगर रोटेट करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा कंजर्व होगा I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। शुरू में अच्छा I क्या लिखेंगे, तो अर्थ है तो सॉलिड स्फीयर मानेंगे 2/5 mr स्क्वायर, है ना। ओमेगा का वैल्यू अभी हम लोग 2 पाई/t लिखेंगे। I2 क्या लिखेंगे 2/5। अब जब उसका रेडियस 1/n हो गया, मास वही रहेगा लेकिन रेडियस क्या लिखोगे r/n, और ये स्क्वायर में लिखेंगे, ओमेगा की जगह 2 पाई/t2 लिखेंगे, ठीक है, या t डैश लिखेंगे, ठीक।
अब देखो 2 5 5 ये कट गया, ये कट गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, ये एन स्क्वायर बचा, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है टी डैश बराबर क्या आया, टी डैश यहाँ पर चला गया, टी ऊपर चला गया, टी बाई एन स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना होता है 24, और नीचे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, टी बाई एन स्क्वायर, यानी 24 बाई एन स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर होता है ना। तो 2 ऐसे रहने दो, 5 ऐसे रहने दो, m की वैल्यू यहाँ पर मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो हो गया, और आर स्क्वायर अलग से है, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 4 2 जा 8 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और आर क्यूब और आर स्क्वायर R5 हो गया इंटू डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 हो गया, 176 105 आर का पावर 5 इंटू डेंसिटी, तो 176/105, ये ऑप्शन है सी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 आवर, सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम प्रीवियस वैल्यू, न्यू टाइम पीरियड। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे T2/T1 बराबर क्या हो जाएगा R2/R1 का पावर 3/2। वैल्यू यहाँ पर देखो, T2 निकालना है क्वेश्चन में, T1 का वैल्यू 5 हो गया, R2 क्या रखोगे, कितना गुना कर दिया गया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी R2 4R हो गया, R1 की जगह अगर R ले लें तो ये वैल्यू 3/2 हो गया, R से R कट गया, और T2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो T2 इक्वल टू 5 और 4 का पावर 3/2, और 4 का पावर 3/2 हो गया, ये हो गया 4 का पावर 1/2 2, और 2 का पावर 3 8, तो ये हो गया 40 आवर। तो 40 आवर इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द टार्क ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर दिया है अबाउट ऑरिजिन। तो टार्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, और एफ जो होता है वो हमें आर जो लिखना है वो फोर्स जहाँ लग रहा है वहाँ से जिससे पूछा गया है ऑरिजिन के अबाउट। तो यहाँ पर आर का वैल्यू तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 3i + 2j + 3k, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको लिखना है किसके साथ, एफ के साथ, और एफ का वैल्यू हमारा है 2i - 3j + 4k। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, i बनाएंगे, j बनाएंगे और k बनाएंगे। पहले हम लोग r का वैल्यू लिखेंगे, r में वैल्यू है पहले 3 2 + 3, f में वैल्यू 2 - 3 4, ठीक है ना। पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे i का, क्रॉस इस i को बंद करो, 2 × 4 8 - 3 × 3 9 -9 और +9, ठीक है। अब लिखेंगे -j का वैल्यू देखो, j को बंद करो, 3 × 4 12 -2 × 3 6, तो j का वैल्यू आ गया। अब प्लस करेंगे k का वैल्यू, k को बंद करो, 3 × 3 -9 -2 × 2 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आई उसको यहाँ पर देखो, 8 + 9 17 आई, और 12 - 6 तो -6j -9 -4 -13k, ये इसका राइट आंसर होगा। 17i - 6j -13k, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Two satellite A and B go around a planet P in a circular orbit having radius 4r and r respectively. Speed of satellite A is 3v, speed of satellite B। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है
वो √GM/r होता है। अब रेडियस यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो अगर हम लोग यहाँ पर VA/VB लिखें तो ये √ आएगा RB/RA, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड ए का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, तो ये हो गया 3V/VB बराबर, रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, सैटेलाइट ऑफ ए एंड बी गो अराउंड पे सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस 4r, ए का रेडियस 4r है, बी का रेडियस r है, तो बी का रेडियस r है, ए का रेडियस 4r है, तो r/4r, r कट गया, ठीक है ना, 1/4 यानी 1/2। तो वीबी की वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी बराबर हो गया हमारे पास 2 × 3v, यानी आंसर आएगा 6v। 6v इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 28। ए सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल। देखो, अगर कोई भी सिलेंडर हो, रिंग हो, ये अगर हमको रोटेट करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए tan θ/1 + r²/k²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। अगर इससे कम फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी तो बॉडी रोलिंग नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन में वैल्यू रख देते हैं, म्यू की कंडीशन निकालनी है, तो म्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन बराबर tan θ, और हमें 1 + r²/k² लिखना है, तो r²/k² यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का यहाँ पर k²/r² होता है, सॉलिड सिलेंडर का 1/2, तो r²/k² इसका हो जाएगा 2, तो r²/k² का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, तो म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन tan θ/3, ठीक है ना। तो 3 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3μ इज ग्रेटर या इक्वल टू tan θ। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी tan θ इज लेस देन या इक्वल टू 3μ के बराबर होना चाहिए, तो आंसर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Disc rolls down an inclined plane A at any instant of time. Ratio of rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy upon total kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं 12mv² k²/r²। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv² 1 + k²/r²। 12mv² से 12mv² कट गया, k²/r²। डिस्क है, डिस्क का जो k²/r² होता है 1/2 होता है, अपान 1 + 1/2, वैल्यू आया 1/2 प्लस 1 + 1/2 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा 1/3। राइट आंसर 1:3 का रेशियो आएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 30। ए व्हील हैज एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ 3 रेडियन/सेकंड² एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड इतना दिया है। रोटेशन, इट हैज रोटेट थ्रू एंगल, एंगल निकालना है, तो इक्वेशन लगाएंगे θ इक्वल टू ओमेगा नॉट t + हाफ अल्फा t²। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 रेडियन/सेकेंड, टाइम का वैल्यू 2, हाफ अल्फा का वैल्यू 3 और टाइम का वैल्यू 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। ये वैल्यू हो गया 4 प्लस 2 से एक 2 कट गया 6, आंसर आ गया 10, तो 10 रेडियन इसका आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर एक रॉड है और वेरिएबल यहाँ पर मास जो दिया है, मास पर यूनिट लेंथ ax के बराबर है, यानी क्वेश्चन में dm/dx बराबर है a × x। वेरिएबल मास के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो लिखते हैं xm की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपान इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है। लिमिट 0 से l रखेंगे, 0 से l रखेंगे, x की वैल्यू x रहने दो,
डी एम की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर डी एम लिखेंगे तो डी एम इक्वल टू हो गया ए एक्स डी एक्स। तो डी एम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, ये वैल्यू हो गया ए एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। लिमिट रखेंगे 0 से L, 0 से L। a को बाहर करो, x का x स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई 3, ठीक है ना। नीचे देखो ध्यान से, x का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे, a बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखेंगे, a से a कट गया और लिमिट हमें कितनी रखनी है L। तो यहाँ से देखो ध्यान से, एक x स्क्वायर से एक x कट गया, x यहाँ रह गया, 2 ऊपर गया, 2/3। लिमिट रखेंगे, यहाँ पर लिमिट 0 से कहाँ तक रखना है, अपर लिमिट L तक, 0 to L, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू जो पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, L की अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखें तो 2L/3 इसका राइट आंसर होगा, 2L/3। तो 2L/3 इसका राइट आंसर सी होगा। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 32। A solid sphere is rotating about diameter at angular velocity omega. It cools so that its radius reduce. फिर से वही वैल्यू I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है यहाँ पर। I1 की वैल्यू सॉलिड स्फीयर है 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा है ना, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है। I2 का वैल्यू 2/5 m, रेडियस हो गया ओरिजिनल रेडियस का 1/n यानी r/n, तो r स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। 2/5 से 2/5m कट गया, ठीक है ना, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा डैश का वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा होगा। तो n स्क्वायर टाइम्स ओमेगा राइट आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 33। A wheel of radius 20 cm has force applied to it as shown in the figure. Torque produced by the force. तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा 4 न्यूटन का, यहाँ पर एक फोर्स 8 न्यूटन का, यहाँ पर 6 और, तो इसके अबाउट टार्क निकालेंगे, टार्क अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन के अबाउट टार्क देखेंगे तो इस वाले का टार्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज देगा, यानी यहाँ पर जो एक क्लॉक होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस वाले का जो टार्क आएगा वो क्लॉकवाइज होगा, यानी ये क्लॉकवाइज टार्क देगा। ये टार्क जो है 0 देगा क्योंकि इसका जो फोर्स है वो लाइन एक्सिस के कहाँ पर हो रहा है, कट कर जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा। और इसका जो टार्क होगा वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो हमारे पास 3 टार्क हो गए, एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क। तो हमें क्वेश्चन में नेट टार्क की वैल्यू निकालना है। आपको मालूम है जो क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं। तो टार्क नेट का वैल्यू लिखेंगे, क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्लस क्लॉकवाइज टार्क प्लस क्लॉकवाइज टार्क। चलो वैल्यू रखते हैं। पहले वाले एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स का वैल्यू 4 है और रेडियस का वैल्यू 20 सेंटीमीटर और जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो टार्क होता है R क्रॉस F। R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20, F की वैल्यू 4 और साइन 90 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एंगल का। टार्क बराबर R क्रॉस F। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को निगेटिव लेंगे, इस वाले टार्क का वैल्यू, R की वैल्यू 0.20, फोर्स की वैल्यू 8 और अब एंगल कितना लेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज टार्क इस वाले का, इसका 0 आएगा। इस वाले का टार्क 0.20 इंटू और दूरी कितना है 0.20 और फोर्स कितना है 9, एंगल कितना है साइन 90, ठीक है। तो 3 लगेगा। इसका टार्क क्या आएगा, इसका टार्क 0 आएगा। वैल्यू जोड़ते हैं यहाँ पर 20, ये देखो कितना आ जाएगा, ये वाला प्लस में है, ये वाला, हाँ ये वाला 2 से 2 कट जाएगा तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना।
हमारे पास माइनस में टार्क आ रहा है और ये वैल्यू हो गया 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यानी कि ये वैल्यू 1.8 आएगा, 1.8, और माइनस में आ रहा है। माइनस टार्क जो है, माइनस टार्क का मतलब हुआ ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा, नहीं माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज टार्क, तो माइनस मतलब क्लॉकवाइज टार्क, यानी सेकंड आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 34। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील हैविंग काइनेटिक एनर्जी 360। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 360, हाफ आई का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है, ओमेगा की वैल्यू है 20 रेडियन, तो 20 का स्क्वायर 400, तो ये कट जाएगा, ये हो गया 200, और 2 से इसको कट कर देंगे तो आई का वैल्यू 1 0 कट गया, ये हो गया 36, यानी कि 18 1.8, 1.8 इसका राइट आंसर होगा। 35। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1। तो वन एंड इज I1, I1 का वैल्यू क्या होता है, वन एंड का केस है रॉड के, वन एंड का 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। द सेम रॉड इज बेंड इनटू रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है हाफ mr स्क्वायर, लेकिन अब रिंग बनाएंगे तो रिंग का जो L आएगा वो हमारा 2πr आएगा, तो R का वैल्यू क्या लिखोगे, L/2π, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो डायमीटर के अबाउट जो वैल्यू आएगा हाफ m, R की जगह लिखेंगे L²/4π², दोनों वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो रेशियो में आ जाएगा, ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हमारा 8 हो गया नीचे, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8π² ऊपर चला गया, 8π²/3 इसका आंसर होगा, 8π²/3 चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36। 4 आइडेंटिकल रॉड ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक रॉड, दो रॉड आइडेंटिकल रॉड है, 4 रॉड मिलके एक यहाँ पर स्क्वायर बना दिया गया, सभी रॉड का मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर मीडियन लाइन, यहाँ पर इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट निकालना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो किसी एक रॉड का निकाल लो, इस रॉड का निकालो, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पे निकालोगे, यानी कि 1/12 ml स्क्वायर प्लस m, और दूरी का यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर, ये एक रॉड के कारण आएगा। ऐसे कितने रॉड हैं, 4 रॉड हैं, यानी इस पूरी वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं, 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर/4 सॉल्व करेंगे तो 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर/4, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 12, और ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, देखो ये ml स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 ml स्क्वायर, तो ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर यानी 4 ml स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 4 से, तो 4 से 3 कैंसिल हो जाए, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4/3 ml स्क्वायर। तो 4/3 ml स्क्वायर नहीं है कोई ऑप्शन, तो यानी नन लगेगा, और नन में जो आंसर लिखना चाहिए था वो हमारा आएगा 4/3 ml स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। In a certain region of space, the gravitational field is given by -kr। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम लोग ई से लिखें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को -k/r, और ये फार्मूला -dv/dr के भी बराबर होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कट गया, तो dv की वैल्यू आ गई हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर k/r इंटू dr, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, देखो भाई लिमिट क्या रखना है, r = r0,
आर नॉट से लेके कहाँ तक, आर के लिए, और पोटेंशियल की वैल्यू बी नॉट है और फाइनल वैल्यू वी है। बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा v माइनस बी नॉट बराबर के बाहर कर लेंगे, और 1/r का इंटीग्रेशन log r हो जाएगा, log r हो जाएगा, और log r लिमिट रखेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे किसकी, r नॉट r, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा v बराबर बी नॉट प्लस के लॉग r माइनस लॉग r नॉट, r ये करेंगे तो ये आपको मालूम है ये v नॉट हो गया प्लस के, और लॉग में अगर वैल्यू लिखा है तो इसको हम लोग r अपान r नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा v नॉट के लॉग r अपान r नॉट, यानी आंसर हमारा सी आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। टू स्फीयर ऑफ बॉडीज, स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m, एक मास है हमारा m, इसका रेडियस कितना है r, रेडियस है r, ठीक है ना। और एक दूसरा सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है, जिसका मास है 5m, रेडियस है 2r, ठीक है ना। इनके बीच का जो सेपरेशन है सेंटर तक की दूरी वो है 12r, सेंटर तक की दूरी। अब बोला गया है जब ये दोनों दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो छोटा वाला यहाँ पहुँच गया, बड़ा वाला यहाँ पहुँच गया, तो कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस स्मॉलर बॉडी चलेगा। तो अब ये दूरी कितनी रह गई, ये हो गया r, और इसके लिए ये वैल्यू कितनी हो गई 2r। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 3r। तो अगर ये m वाला जो है कितना चला x, कितना चला, छोटा वाला मास अगर x चला तो ये m इंटू एक्स बराबर ये वाला कितना चलेगा, बड़ा वाला मास है 5m, और ये कितना चला, टोटल इनके बीच का सेपरेशन 12r है। अब कितना है, अब इनके बीच का सेपरेशन 3r है, तो छोटा वाला कितना चला, अगर छोटा वाला अगर x चला तो बड़ा वाला चलेगा 9r माइनस एक्स, m से m कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 45r माइनस 5x, तो 6x बराबर हो गया 45r, तो x बराबर हो गया 45/6 इंटू r, ये हो गया 7.5r, आंसर होगा चौथा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए पार्टिकल इज रोटेटिंग अलोंग सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम है कि जो एक्सियल वेक्टर होता है उनका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो बताना है किसके पैरेलल होगा। तो अगर एक्स वाई में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस जेड होगा, यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन आएगा एंगुलर मोमेंटम का, और वो किसके पैरेलल होगा, तो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। अगर कोई बॉल को स्पेस क्रॉफ्ट से छोड़ दिया जाए तो बताना है क्या होगा। तो आपको मालूम है जब किसी बॉल छोड़ेंगे तो वो स्पेस क्रॉफ्ट के चारों ओर चक्कर लगाएगा और उसी स्पीड से वो चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द अर्थ इज सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r and G30 is the value of acceleration due to gravity at a latitude of 30 degree and G is at the equator। तो आपको मालूम है G बराबर क्या होता है, किसी लैटिट्यूड एंगल पे, लैम्डा एंगल पे G माइनस ओमेगा स्क्वायर R इंटू कास स्क्वायर लैम्डा, ये होता है फार्मूला। तो G लैम्डा की वैल्यू 30 डिग्री पे बताना है, इक्वेटर पे इन्होंने G माना, और ओमेगा इंटू आर कास स्क्वायर 30 डिग्री, और कास स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो G 30 डिग्री माइनस, अब हमको निकालना है G माइनस G 30,
तो इस g को इधर लेते जाएंगे, g माइनस G30 बराबर, इसको इधर लगे तो ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो ओमेगा 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आंसर हो जाएगा 4, सेकंड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मीटर स्टिक ऑफ मास 300 ग्राम। तो ये मान लेते हैं एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक मतलब जिसका लेंथ 1 मीटर हो। हमको बताना है कि जो एक्सिस है वो पास हो रहा है अबाउट एक्सिस राइट एंगल टू द स्टिक एंड लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा हम लोग देखें तो ये कितने मीटर का होता है, 1 मीटर, यानी कि पूरी वैल्यू लेंथ की होगी 100 सेंटीमीटर। जो एक्सिस हमारा पास हो रहा है वो किसी एंड से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, और 30 सेंटीमीटर यानी किसी एंड से 30 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इसका मतलब ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर की। हमको क्वेश्चन में बताना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वैल्यू हो गया ICM प्लस m, और ये दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर कितना लिखोगे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो ICM का वैल्यू 1/12 m l स्क्वायर प्लस m इंटू 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट करते हैं वैल्यू 1/12, m की वैल्यू ग्राम में दिया है तो बदलेंगे नहीं यूनिट, m को 300, l की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस m की वैल्यू 300 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारा 3.7 इंटू 10 की पावर 5 आएगा। आंसर यहाँ पर C करेक्ट होगा। The largest and the shortest distance of the earth from the sun are R1 and R2. The distance from the sun when it is the perpendicular to major axis of the orbit drawn. तो ये इलिप्स बनता है, और इलिप्स में ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग 2/r बराबर लिखते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। तो r की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये आ जाता है 2r1 r2/r1 प्लस r2। आंसर C होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। टू स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस, वन विच इज ए थिन सर्कल सेल एंड अदर इज ए सॉलिड, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है अबाउट देयर डायामीटर। तो जो सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बोला जा रहा है, सॉलिड स्फीयर का। सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m r1 का स्क्वायर, रेडियस अलग अलग है, मास दोनों का सेम है, और इसका हो जाएगा 2/5 m r2 का स्क्वायर। रेडियस का हमको रेशियो लिखना है, 2m से 2m कैंसिल हो गया, r1/r2 बराबर 3/5, और ये वैल्यू अंडर रूट में आएगी तो √3/5 C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 45, लास्ट क्वेश्चन है। A disk revolve in a horizontal plane at a steady rate of 3 revolution per second. A coin just remains on the disk if kept at a distance of 2 centimeter. तो आपको मालूम है जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगता है mr ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, F के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू mg, ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकालना था, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर म्यू बराबर क्या लिखोगे, r ओमेगा स्क्वायर बाई g। r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2। ओमेगा की वैल्यू ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो इसको ओमेगा में लिखेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ, यानी कि 6 पाई।
तो 6 पाई इसका ओमेगा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 9.8 रख दें, तो यहाँ से जो वैल्यू म्यू का आएगा लगभग 0.7 आएगा। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आरसीटी जो कि सीटीएस जो कि नंबर 5 था, और इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा होगा वो आप इसको जरूर देख लेना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।